जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 5 कार्य, ऊर्जा और शक्ति इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है, विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जब किसी वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु बल लगने से विस्थापित हो तो हम कहते हैं कि कार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखें। यानी कि इसका सूत्र लिखना है, तो सूत्र हो जाएगा W=F/s। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे गतिशील किया जाता है। यदि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौटकर वापस आ जाए तो किया गया कार्य कितना होगा? इसका उत्तर लिखेंगे कि किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि हमने किसी वस्तु पर बल लगाया 5 न्यूटन का, उस पे बल तो लगा किंतु उसके बीच की जो दूरी हुई वह 0 हो गई, यानी कि वह वस्तु पुनः प्रारंभिक स्थान पर वापस आ गई। तो इसके कारण एस का मान जो हुआ उसमें वह 0 हो गया। तो इस कारण इस फॉर्मूले पर अगर हम लोग इसको बैठाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। प्रश्न है, 1 जूल को परिभाषित करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन यानी कि 1 मीटर का दूरी होता है तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। जैसे कि 1 जूल = 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। 5 नंबर प्रश्न है, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। बिंदु पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया है? इसका उत्तर लिखेंगे कि पिंड पर गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है और इस दिशा में पिंड का विस्थापन 0 है, अतः कार्य भी 0 होगा। तो मान लीजिए कि हमने एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका तो वह ऊपर तो गया किंतु वह पुनः जिस स्थान से फेंका गया था उसी स्थान पर पुनः वापस आ गया। तो इस कारण उसका विस्थापन यानी कि उसके बीच की जो दूरी होगी वह 0 होगी, यानी कि 0 होगा। तो इस तरह से इसका कार्य भी 0 होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? इसका उत्तर लिखेंगे कि किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि उपग्रह पर गुरुत्व बल और उपग्रह का विस्थापन हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु का त्वरण 0 हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हो। क्या आप इससे सहमत हैं? बताएं क्यों। इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, सहमत हैं, क्योंकि यदि किसी वस्तु पर बल लगाने वाले सभी बलों का परिणामी 0 हो, यानी कि जितने भी बल एक वस्तु पर लग रहा है और उसका परिणाम 0 हो रहा है, यानी कि जैसे कोई वस्तु एक जगह पे स्थित है और उस पे बहुत सारे बल लगाकर उसको धक्का दिया जा रहा है किंतु वह वस्तु उसी जगह पर स्थित है, तो वस्तु का त्वरण भी 0 होगा, यानी कि उसमें कोई गति ही नहीं होगी, जिस कारण उसका त्वरण 0 होगा। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखे। यानी कि गतिज ऊर्जा का हमें सूत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा जिसे ई के द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2mv², जहाँ पे m है वह वस्तु का द्रव्यमान होता है और v होता है जो कि वस्तु का एक समान वेग होता है v। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे 1/2mv²। अगला प्रश्न है, क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान हो सकता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि गतिज ऊर्जा का मान 0 यानी कि 0 और धनात्मक यानी कि प्लस हो सकता है, अर्थात ऋणात्मक नहीं हो सकता है। 10 नंबर प्रश्न है, ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु में
जैसे जैसे वह ऊपर जाती है उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है या कमी। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कमी होती है। मान लीजिए कि मैंने धनुष से तीर को छोड़ा ऊपर की ओर, तो वह नीचे से बहुत ही ज्यादा बल लगाकर उसे ऊपर की ओर फेंका, किंतु ऊपर जैसे जैसे वह तीर ऊपर की ओर जाएगा वैसे वैसे ही उस तीर की गति धीरे धीरे कमती चली जाएगी। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं को h तथा 2h ऊंचाइयों पर रखा गया है, उनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जिसे ईपी द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है mgh। तो जब हम लोग वस्तु को h ऊंचाई पर रखते हैं तब इसका देखते हैं स्थितिज ऊर्जा है, तब इसका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का मान mgh। और किंतु जब हम लोग वस्तु को 2h की ऊंचाई पर रखते हैं तब वस्तु का स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा mg2h, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2mgh। और उसके बाद हम लोग इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो लिखेंगे कि ऊर्जाओं का अनुपात, तो पहले वाले वस्तु यानी कि h पर रखे गए वस्तु का बटा 2h पर रखे गए वस्तु का, यहाँ पे h पर रखे गए वस्तु का मान आया था mgh बटा में, और नीचे 2h पर रखे गए वस्तु का मान 2mgh। तो इन दोनों को काटेंगे तो 1/2, यानी कि इसको हम लोग 1/2 भी आंसर लिख सकते हैं या फिर 1:2 भी इसको आंसर में लिख सकते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। प्रश्न है कि क्या किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है तो कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोई पिंड एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, गिरते समय किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वस्तु के गिरते समय स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। समझिए कि जब कोई पिंड स्थित था यानी कि एक जगह पर वह रुका हुआ था, तब उसमें स्थितिज ऊर्जा स्थित होती है, किंतु जैसे ही वह वस्तु को गिराया जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा आने लगती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा था वह गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। 15 नंबर प्रश्न है, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि पिंड की गतिज ऊर्जा ऊष्मा और ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जैसे ही हम लोग ऊपर से किसी वस्तु को गिराते हैं तो वह जैसे ही नीचे की ओर गिरता है धरती पर तो वह आवाज करती है, यानी कि एक प्रकार की ध्वनि निकलती है और उसमें से ऊष्माएं भी निकलती है। तो यही सिर्फ हमें बताना था, तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, शक्ति क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, या फिर यह भी लिख सकते हैं कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कार्य करने में जितना हमें समय लगता है उसी को ही शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 वाट शक्ति को परिभाषित करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो कार्य करने की समय दर या ऊर्जा व्यय करने की दर 1 वाट कहलाती है। जैसे कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बटा 1 सेकंड, यानी कि जब हम लोग 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य करते हैं तो कार्य करने की जो समय होती है उसी को ही 1 वाट कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh की परिभाषा दें। इसका उत्तर लिखेंगे कि 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में
व्यय ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। या फिर यह भी लिख सकते हैं कि यदि हम 1 घंटे में 1 किलोवाट बिजली का उपयोग करते हैं तो इसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय हुई यानी कि खर्च हुई ऊर्जा कितने किलोवाट घंटा के बराबर होती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा 1 घंटे के लिए उपयोग की जाने वाली 1 किलोवाट शक्ति के बराबर है। यानी कि जब हम लोग 1 घंटे में 1 किलोवाट बिजली का उपयोग करते हैं तो उसे ही कहा जाता है 1 किलोवाट घंटा। और यह किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। तो इसका आंसर आप लोग यही लिखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा 1 घंटे के लिए उपयोग की जाने वाली 1 किलोवाट शक्ति के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कैलकुलेशन से भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे शक्ति हमें दिया गया था यानी कि पावर 1 किलोवाट और समय टी दिया गया था हमें 1 घंटा, और इसमें ऊर्जा जो खपत हुई थी यह हमें ज्ञात करना था। तो ऊर्जा इक्वल टू यानी कि W इक्वल टू वाट, तो हम लोग इसकी ऊर्जा निकालेंगे तो होता है इसका फॉर्मूला शक्ति गुना समय यानी कि W इक्वल टू P गुना T। तो अब हम लोग इधर इसका W निकालेंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे शक्ति दिया गया है 1 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट गुना समय दिया गया है 1 घंटा। तो यहाँ पे देखिए 1H, और जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1 kWh यानी कि 1 किलोवाट घंटा। तो लिखेंगे कि यह ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा के बराबर है। तो आप लोग इसका कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं और इसे आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। 20 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि दो व्यक्ति 50 केजी द्रव्यमान की दो वस्तुओं को अलग अलग समय यानी कि एक 2 मिनट तथा दूसरा 5 मिनट में 50 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो वस्तु किस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा। यानी कि किस व्यक्ति ने सबसे अधिक कार्य किया है। इसका उत्तर लिखेंगे कि दोनों व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य समान होगा क्योंकि कार्य समय पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए अब हम लोग इसको कैलकुलेशन के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों वस्तुएं हैं वे 50-50 केजी का है यानी कि इसका द्रव्यमान 50 केजी है, और एक व्यक्ति जो कि 2 मिनट में लेकर जाता है और दूसरा व्यक्ति 5 मिनट में। तो चूंकि कार्य होता है वह समय पर निर्भर नहीं करता है तो इसीलिए समय को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे यहाँ पे। और दोनों व्यक्ति है जो कि लेकर जाता है 50 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ पे देखिए ये रहा धरातल, तो धरातल से 50 मीटर की ऊंचाई पर यानी कि H का मान हो जाएगा 50। तो अब लिखेंगे उसके बाद कि हम जानते हैं कि H ऊंचाई तक ले जाने पर वस्तु की कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित रहती है यानी कि यह पहले स्थितिज ऊर्जा में था एक जगह पे। अब उसके बाद तो हो जाएगा W इक्वल टू P। तो अब हम लोग P को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा P इक्वल टू mgh। तो देखिए m का मान यहाँ पे है 50 और g का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण इस पर बल लग रहा है तो g का मान हम लोग लगभग 10 मानते हैं क्योंकि ऐसे 9.8 होता है तो हम लोग इसे 10 मान कर चलते हैं। और h का मान है 50 तो यहाँ पे देखिए 50 लिख दिए। तो अब हम लोग पहले वाले व्यक्ति का कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा इसका 2500 जूल यानी कि इसने कुल कार्य कितना किया तो 2500 जूल का कार्य किया। और जब हम लोग W2 यानी कि दूसरे व्यक्ति का निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे इसमें भी m यानी कि द्रव्यमान इसका भी 50 केजी था और इसमें भी गुरुत्वीय त्वरण यानी कि g का मान 10 ही हम लोग रखते हैं। और h का मान देखिए यहाँ पे 50 मीटर की ऊंचाई पर लेकर जाना था तो इसको भी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी आ गया किया गया कार्य होगा 25 जूल। तो अतः देखिए लिखेंगे कि W1 इक्वल टू W2 यानी कि दोनों ने जो कार्य किया है वह बराबर ही है क्योंकि कार्य होता है वह समय पर निर्भर नहीं करता है, चाहे तो कोई व्यक्ति 2 मिनट में लेकर जाए या फिर कोई व्यक्ति 5 मिनट में लेकर जाए, दोनों ने सामान्य कार्य किया है
तो इस तरह से यहाँ पे इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे कि दोनों व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य समान होगा, क्योंकि कार्य है वह समय पर निर्भर नहीं करता है। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अब इसका लास्ट 22 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी मशीन को 5000 जूल कार्य करने में 10 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी, यानी कि उसकी पावर क्या होगी। तो देखिए हमें यहाँ पे दिया गया था समय 10 सेकंड और कार्य दिया गया था 5000 जूल और हमें इससे शक्ति पूछ रहा था, तो यानी कि शक्ति P इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कि P इक्वल टू W/T। तो P निकालना है तो P और W की जगह पर देखिए 500 जूल यानी कि किया गया कार्य होगा 500 जूल, अब बटा में T यानी कि समय 10 सेकंड था। तो जब इसको काटेंगे तो इधर हो जाएगा 500 वाट, क्योंकि पावर का जो SI मात्रक होता है वह वाट होता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 500 वाट। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।